हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने हिंदी का एक नया सेशन लेकर यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने इससे पहले पढ़ा है वर्ण विचार के बारे में। ये हमारी वर्ण विचार की तीसरी वीडियो है। हमने इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। पहली वीडियो वर्ण विचार में स्वर, सेकंड वीडियो व्यंजन आपको मिल चुकी होगी शायद वो। तीसरी वीडियो रहेगी हमारी अयोगवा। आपको बताया था मैंने वर्ण विचार में वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन और थर्ड होता है हमारा अयोगवा। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम वीडियो और लेखपाल, उत्तराखंड में भी लेखपाल की वैकेंसी है। उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, उसमें सब में हिंदी आनी है। आपको हिंदी इस तरह पढ़ाई जाएगी कि उसमें सभी में हिंदी कवर हो जाए। मुश्किल से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, और जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं बच्चे, उन्हें पता है कि जो पढ़ाता हूँ मैं उससे एक आधी क्वेश्चन बाहर जाता है, बाकी सब आपको मिल जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अयोगवा। अयोगवा की परिभाषा क्या होती है? जैसा इसका नाम है, जैसा इसका नाम वैसे ही इसकी परिभाषा। जो योग न होने पर भी साथ रहें, जो वर्ण योग न होने पर भी साथ रहें, मतलब हम इसको जान सकते हैं। हिंदी भाषा में अनुस्वार तथा विसर्ग को स्वर की सहायता से लिखा जाता है। स्वर की सहायता से व्यंजन को भी लिखा जाता है, स्वर की सहायता से अयोग भाव को भी लिखा जाता है। और आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, जो योग न होने पर भी साथ रहें, वही क्या होते हैं? अयोग भाव होते हैं। अब हमारा एक पॉइंट है छोटा सा, जो हमारे आचार्य हैं, हिंदी के आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को नाम दिया है अयोग भाव का। सबसे पहले किशोरी दास वाजपेयी ने अनुस्वार और विसर्ग को अयोग भाव का नाम दिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि अयोग भाव कितने प्रकार के होते हैं। अयोग भाव होते हैं हमारे 2 प्रकार के। अयोग भाव होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? अनुस्वार, और दूसरा होता है अनुनासिक। अनुस्वार, अनुनासिक। अयोगवा 2 प्रकार के हमारे, अनुस्वार और अनुनासिक। अब हम बात करेंगे पहला पॉइंट, अनुस्वार। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। हम बात करेंगे अनुस्वार की। पहला पॉइंट, अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा: जिन वर्णों को बोलते समय वायु, मतलब हवा, अनुस्वार। जिन वर्णों को बोलते समय वायु हमारी नाक से निकलती है। जब हम अनुस्वार बोलेंगे तो अनुस्वार बोलते समय वायु केवल हमारी नाक से निकलेगी और मुंह हमारे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो पूरी वायु निकल जाती है अनुस्वार में नाक से। कौन कौन से होते हैं इसमें? अनुस्वार होता है हमारा अंग, सिंगल बिंदी वाला, एक बिंदी आती है अंग पर, या फिर अधिकतर ये भी कह देते हैं, ये बिंदी आती है सिंगल। अब बात एक ही है, अंग लिख दो या फिर एक सिंगल बिंदी जाए। जैसे क्या है, हमें लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, चंदा। चंदा, एग्जामिनर मालूम करेगा चंदा में अनुस्वार है, अनुनासिक है, व्यंजन है या स्वर है। अब किस में वो मालूम करेगा? इसमें चंदा बिंदी में। वैसे तो उसकी मालूम करेगा अनुस्वार अनुनासिक में क्या है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमारी सिंगल बिंदी जो रहती है, जो हमारी सिंगल बिंदी रहेगी, वो हमारी हमेशा किस में आती है? अनुस्वार में। आप बोलेंगे अंग, जब आप अंग बोलेंगे तो जीभ तालू पर लग जाएगी, वायु मुख से नहीं निकलेगी। वो पूरी वायु कहाँ से जाएगी? नाक से बाहर निकल जाएगी। अंग आप बोल के देखेंगे एक बार, अंग बोलते समय पूरी वायु नाक से बाहर आ जाएगी। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 आता है अनुनासिक। अनुनासिक, इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन वर्णों को
बोलते समय वायु हमारी नाक व मुख दोनों से बाहर निकलती है। दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक, अनुस्वार में केवल नाक से वायु बाहर निकलती है, अनुनासिक में नाक व मुख दोनों से निकलती है। अनुनासिक में आता क्या है? अनुनासिक में आता है हमारा एह में आधी वायु लगभग नाक से निकलेगी, आधी वायु लगभग मुख से निकलती है। इसमें अंग आता है हमारा और आता है हमारा चंदा बिंदी। ध्यान रखेंगे सिंगल बिंदी है हमारी अनुस्वार में, और जब चंदा बिंदी की बात होगी तो हमारी आएगी ये अनुनासिक में। जैसे हम बोलते हैं चांद, चांद में जब चांद बोलते हैं, चा बोलते हैं चा, तो आधी वायु नाक से निकलती है, आधी वायु मुख से निकल जाती है, तो इसमें आ जाता है हमारे अनुनासिक में अंग और चंदा बिंदी। ध्यान रखेंगे इसमें लिखेंगे नोट। इसमें एक पॉइंट और आता है हमारा। पॉइंट क्या आता है? वर्ग मतलब आपको स्पर्शी व्यंजन लिखाए गए थे व्यंजन में। स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनमें तो वर्ग के 5वें वर्ण को अनुनासिक या नासिक्य में रखा जाता है। अब यहाँ पर नासिक्य का मतलब अनुस्वार नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि नाक से वायु निकलेगी। नासिक्य मतलब अनुनासिक, नासिक्य मतलब अनुनासिक। एग्जामिनर इसको भी दे देता है कि नासिक्य वर्ड कौन सा है। तो हमारे जो वर्ग के 5 वर्ड होते हैं, 5 वर्ग के 5 वर्ड लास्ट कौन से होते हैं? जैसे हमारा होता है अणा, सैडे बिंदी आती है। दूसरा हमारा आता है उए, 6 वर्ग का होता है। तीसरा होता है ट वर्ग का अणे, आता है हमारा ने, तय वर्ग का, और प वर्ग का आता है हमारा में। ये पांचों भी क्या होते हैं? हमारे अनुनासिक में सम्मिलित किए जाते हैं। ये पांचों भी अनुनासिक में सम्मिलित किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें हमारी एक विशेष बात और है। विशेष, ये खाली नॉलेज के लिए है, एग्जाम वगैरह में तो शायद आ जाए, कंफर्म नहीं है, पर ये नॉलेज के लिए है खाली। हमारे 5 वर्ण ऐसे होते हैं वर्णमाला में, जो हमारी वर्णमाला होती है 5 वर्ण ऐसे हैं कि उन वर्णों से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इन 5 वर्णों में से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होगा आपका। कौन कौन से हैं वो? एक तो होता है हमारा क वर्ग वाला अणे, उए, और होता है हमारा लय, और उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये 5 होते हैं। ट, ड, लय, अणे, ओणे से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, आरंभ नहीं होता है। ये ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इनसे कोई भी कविता आरंभ नहीं होती है। शब्द भी चलेगा इसमें, कोई भी शब्द से आरंभ नहीं होता है। ये 5 शब्द किसी शब्द के आरंभ में आपको नहीं मिलेंगे। मध्य में मिल जाएंगे, अंत में मिल जाएंगे, पर आरंभ में नहीं मिलेंगे। आगे अब देखेंगे एघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। ये टॉपिक हमारा रह गया था, इसमें देख लेंगे। एघोष वर्ण बात आती है। एघोष वर्ण, एघोष वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
केवल सांस जो होता है व्यक्ति का, सांस लेता है जो व्यक्ति, श्वास का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए वो होते हैं हमारे एघोष वर्ण। केवल श्वास, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल श्वास के सहारे बोले जाते हैं। अब ये किसी भी वर्ग का, इसका कोड होता है, एघोष होता क्या है, ये किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। इसका कोड होता है 12, मतलब किसी भी वर्ग का वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आपको बताया गया है अभी, पहला और दूसरा वर्ण होता है। कै खे पहले और दूसरा हो गया हमारा, च छे, टेठ है, तैथ है, पैप है, ये हमारे क्या होते हैं एघोष। इसके बाद आता है हमारा सघोष वर्ण। सघोष वर्ण, इसकी परिभाषा अभी तक मालूम नहीं की गई है पर भविष्य में मालूम की जाएगी, ऐसा अनुमान है। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास के साथ, सांस होता है हमारा, श्वास के साथ कंपन होता है, जीभ झटका लेती है, और जब झटका लेगी जीभ तो क्या होगा, कंपन भी होगा। तो श्वास के साथ जब कंपन होगा तो होते हैं वो हमारे सघोष वर्ण। इसका कोड होता है 3, 4 और 5। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है हमारा, सघोष होता है। मतलब गे घे अणे, ये हमारे 3 क्या हो गए, लास्ट के हो गए, ये हमारे सघोष में आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे आता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण, हमने इसको अल्प प्राण, सघोष, एघोष, इनको हमने स्वर या व्यंजन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एघोष में हमारे, सघोष में और अल्प प्राण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, वर्ण लिख सकते हैं इसको हम, अल्प प्राण वर्ण। तो देखेंगे इसकी परिभाषा है अल्प प्राण वर्ण। आपको मैंने स्वर में आपको कराया था मैंने एक पॉइंट, जो इसकी परिभाषा थी सेम इसकी परिभाषा भी यही होती है। तो देखेंगे अल्प प्राण क्या होता है, इन वर्णों को बोलते समय हमारा मुख कम खुलता है, हमारा मुख कम खुलता है और मुख से कम ही वायु निकलती है, हमारे होते हैं वो अल्प प्राण। लिख लेंगे इसको भी, जिन वर्णों को बोलते समय मुख कम खुले, अर्थात मुख से कम वायु निकले, हो जाते हैं हमारे अल्प प्राण। सेम परिभाषा होती है हमारी, आपको स्वर में कराया गया था संवृत और विवृत। संवृत की परिभाषा भी ये होती है, अंतर क्या है, संवृत हमारा स्वर होता है और अल्प प्राण हमारे दोनों माने जाते हैं। अब जब आएगी जिन वर्णों को बोलते समय मुख से कम वायु निकले, क्या कहलाएगा, आंसर होगा अल्प प्राण आएगा। जिन स्वरों को बोलते समय क्या आएगा परिभाषा में, जिन स्वरों को, वर्ण की जगह क्या जाएगा वहाँ पर, वर्ण की जगह स्वर आ जाएगा। जिन स्वरों को बोलते समय मुख से कम वायु निकले, क्या आ जाएगा वो संवृत। विवृत क्या होता है, विवृत की परिभाषा सेम होती है महाप्राण की तरह, जो महाप्राण की परिभाषा है वो हमारी विवृत की परिभाषा है, सेम टू सेम। पर अंतर क्या होता है, यहाँ पर चेंजिंग हो जाती है, वर्ण की जगह यहाँ पर स्वर हो जाता है, क्योंकि संवृत विवृत क्या होता है हमारा, संवृत विवृत होता है हमारा स्वर। कोड क्या होता है इसका, इसका कोड होता है 1, 3, 5। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। इसके बाद आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण वर्ण, देखेंगे महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों को बोलते समय मुख
अधिक खुलता है, अधिक खुले अर्थात मुख से अधिक वायु निकले, अधिक वायु निकले। कोड होता है इसका 4, 2 और 4, वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। अगर यहाँ पर वर्ण की जगह हम रख दें स्वर, तो परिभाषा किसकी हो जाएगी? विव्रत की। जिन स्वरों को बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले या मुख अधिक खुले तो हो जाएगा विव्रत। यही परिभाषा क्या बन जाती है? संवृत और विव्रत की। अब इसमें जैसे हमारा एगोस है, एगोस में पहला और दूसरा जाता है, पहला तो सभी बच्चों को पता है, पर एगोस में इसके अलावा और क्या आता है? हमारे तीनों से आ जाते हैं, तीनों तरह की से किस्म आते हैं हमारे एगोस में रखे जाते हैं, तीनों तरह के से। अब उसके बाद देखेंगे इसमें आता है ये, रे, ले, वे, है। 3, 4, 5 के अतिरिक्त ये, रे, ले, वे, है ये रखा जाएगा। और सभी स्वर, सभी स्वर किसमें रखे जाएंगे? हमारे सगोस में। इसके अतिरिक्त ये तो कोड तो आपको पता ही है, कोड के अलावा भी एग्जामिनर इसको मालूम करता है इन चीज़ों को। तो हमारा तीनों तरह के सही किस्म आ गए हमारे एगोस में, ये, रे, ले, वे, एक पूरा वर्ग है और साथ में है। सगोस में सभी स्वर, सगोस आपको बताया गया था सभी स्वर क्या होते हैं? सगोस और अल्पप्राण होते हैं हमारे। अब देखेंगे हमारा अल्पप्राण है, अल्पप्राण में ये, रे, ले, वे और सभी स्वर। इसके अतिरिक्त ये, रे, ले, वे और सभी स्वर, और सभी स्वर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये, रे, ले, वे हमारा इसमें भी आएगा अल्पप्राण में और सगोस में भी। आपको टेबल बनाई जाएगी, अभी आप टेबल में समझ जाएंगे, आपको टेबल ट्रिक से कराऊंगा मैं, उसके आप आसानी से समझ पाओगे इसको। इसमें हमारे तीनों से आएंगे, इसके अतिरिक्त से और है ये देंगे इसमें। ये होगा हमारे एगोस, सगोस, अल्पप्राण, महाप्राण। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेखपाल के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही है। अब देखेंगे टेबल इसकी, देखेंगे भाई ये हमारी टेबल है। इसमें आपका स्थान वर्ण का, कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाएगा? कंठीय, तालव्य, मूर्धा, ये आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त बढ़तीय, दंतोष्ठीय, स्वातंत्र्य और क्षिप्त, इनका स्थान और साथ में कौन सा एगोस है, कौन सा सगोस है, समझेंगे इसको। हमारा ओष्ठीय तक बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने पहले व्यंजन में बता चुका हूँ मैं। कंठी में हमारा क्या वर्ग आता है? कै वर्ग में कै, खे, गै, घे, अणे। तालव्य में च वर्ग, च, छ, जय, झय, उएं। मूर्धा में टे, ठे, डे, ढे, अणे। दंतीय में ते, थे, दे, धे, ने। उसके बाद ओष्ठीय पे, फे, बे, भे, में। यहाँ तक वो सिंपल है। अब देखेंगे आगे कैसे याद करना है, आगे ट्रिक से याद करेंगे। जो हमारा छः होता है, छः के साथ में छः होता है, आप याद रखेंगे छस। क्या याद रखेंगे आप? छस। और यहाँ पे याद रखेंगे ठस। आप ठस भी याद ना करें, बस इनमें से एक याद कर लो, बस ठस या छस। आप ध्यान रखेंगे आपको ये याद हो जाए या ये याद हो जाए, इनमें से एक याद हो जाए। आपको याद है कि ठस है या सस है, छस है हमारा, तो देखेंगे यहाँ पर इस लाइन में तीनों से है हमारे, मतलब तीनों से किसमें आते हैं हमारे? एगोस और महाप्राण में। तीनों से किसमें आएंगे? एगोस, महाप्राण में। अब आपको सिंपल सी बात है, छः का तो पता ही है आपको, ठे का पता है कि ठे हमारा क्या आता है? दूसरे स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर एगोस होता है और महाप्राण होता है हमारा। तो देखेंगे हमारे तीनों से किसमें आते हैं? केवल एक ही पंक्ति में आते हैं, केवल एक ही पंक्ति में। अब देखेंगे जय, जय मतलब जय जयकार होना, जय। ये ट्रिक से याद करेंगे आप, छः से और जय। अब ये क्या होता है? ये, रे, ले, बे, ये, रे, ले, बे। ये रे, ले, बे को भी अपने साथ लेके चलता है, तीनों एक साथ होते हैं। ये, रे, ले, बे, ये, रे, ले, बे, तीनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ भी तीनों क्या हैं? चारों, यहाँ भी चारों एक ही साथ हैं। आपको ध्यान के रखना है कि रे और ले हमारा बढ़ती होता है, साथ में छोटा से, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। छोटा से रे और ले क्या होता है हमारा? बढ़ती है। अब है, ये, रे, ले, बे के बाद में है आता है, जस्ट बाद में, तो बाद में है, आगे है मतलब क्या है?
सैकोस और महाप्राण, ध्यान रखेंगे आप। है हमारा क्या है, इसके जस्ट बाद में है और बाद में भी आता है, तो हमारा यहाँ पर रख दिया है। और है के नीचे हमारा ढे आता है, उसके पहले क्या आता है, अण आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये का तरीका है, तीनों से एक लाइन में, ये रिलेव है एक ही लाइन में। इनको एग्जामिनर ज़्यादा मालूम करता है। अब एग्जामिनर आज कम से कम 5 से 6 बार मालूम कर चुका है कि बै का बोलने का स्थान क्या होता है। जो बै होता है, बिना पेट चिरा बै, इसको बोलने का स्थान क्या होता है, ये होता है दंत प्लस ओष्ठीय। आप ध्यान रखेंगे, बै होता है हमारा दंत प्लस ओष्ठीय। दांत और होठों से बोला जाता है। वायु दांत से टकराती है और होठों को गोल कर देती है, हुए होठों को गोल कर देती है, तो दंत प्लस ओष्ठ्य के सारे बै बोला जाएगा। है आपको लिखा चुका हूँ व्यंजन में, स्वातंत्र्य होता है। जब है बोलते हैं तो वायु जब निकलती है तो कोई भी रुकावट नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से वायु बाहर निकल जाती है मुख के, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप, मेन क्या है आपका, बढ़तीय, दंतोष्ठीय, स्वातंत्र्य और क्षिप्त, ये चीज़ आपको याद करनी है। और साथ में तीनों से एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, ये याद करना है कहाँ पर है, आपको याद करना है। बाकी तो हमारे जो वर्ग हैं 5, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं।